नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बारे में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में, CJI के बारे में। इन तीनों का मतलब एक ही है, चाहे आप उनको मुख्य न्यायाधीश कह लीजिए या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कह लीजिए या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह लीजिए या शॉर्ट फॉर्म में CJI कह लीजिए। जैसे हमारे देश में सत्ता को चलाने के लिए, सरकार को चलाने के लिए, देश चलाने के लिए संविधान में जो व्यवस्था है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, जिसके अंदर राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, संसद है, संसद के दोनों अंग लोकसभा, राज्यसभा, उसी तरह देश में कानून का शासन स्थापित रहे, सभी को न्याय मिले, समय पर न्याय मिले। इसलिए न्यायिक व्यवस्था के लिए न्यायपालिका है और उस न्यायपालिका का जो सर्वोच्च अंग है वो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे बड़ा पद है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या मुख्य न्यायाधीश हैं। जैसे राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री हैं, संसद है, उसी तरह एक प्रतिष्ठित पद जो है वो मुख्य न्यायाधीश का होता है। तो आज हम लोग उसी के बारे में जानेंगे कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसी होती है, उसका कार्यकाल क्या है, उनके क्या कार्य होते हैं। तो इसी के बारे में भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI, सुप्रीम कोर्ट और भारतीय न्यायपालिका के प्रमुख हैं। इन्हें मास्टर ऑफ रोस्टर कहा जाता है क्योंकि ये सभी मामलों का, सुप्रीम कोर्ट में सभी मामलों का आवंटन करते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायपालिका प्रणाली के प्रमुख होते हैं और न्यायपालिका की स्वतंत्रता और अखंडता को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। इस पद को भारत के सबसे प्रतिष्ठित और शक्तिशाली पदों में माना जाता है। हाल इस लेख में हम भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे, जिसमें उनकी भूमिका क्या है, उनकी नियुक्ति कैसी होती है, उनकी शक्तियां और भी बहुत कुछ शामिल है। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन होते हैं? भारत का मुख्य न्यायाधीश भारत के सर्वोच्च पद होता है और वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या मुख्य न्यायाधीश होते हैं। वे न्यायपालिका का नेतृत्व करते हैं और भारत के नागरिकों को न्याय प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद एक समय में एक ही न्यायाधीश को पास होता है और इसे भारत में सबसे प्रभावशाली पदों में गिना जाता है। हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय एक है और उसका जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो एक ही होगा। एक समय में कोई दो मुख्य न्यायाधीश नहीं होंगे। मुख्य न्यायाधीश होंगे और उसके बाद फिर न्यायाधीश होंगे। पूरा एक पैनल होता है जिसका नेतृत्व जो है मुख्य न्यायाधीश करते हैं और उनके सेवानिवृत्ति के बाद दूसरे मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, जिसको राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है? भारत की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आमतौर पर मुख्य न्यायाधीश वही बनता है जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज होते हैं। इनकी जो योग्यता है वो भारत का नागरिक हो, उसके अलावा वो कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और सुप्रीम कोर्ट में 10 साल की प्रैक्टिस कर चुका हो वकील के रूप में, या फिर 5 साल वो किसी हाई कोर्ट में जज रहा हो। ये सारी योग्यताएं हैं। लेकिन क्रमशः ये देखा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो वरिष्ठ जज होते हैं उन्हीं को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाता है और वो 65 आयु वर्ष तक वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। वरिष्ठ नियुक्त वरिष्ठता और अनुभव के आधार पर होती है और भारत के मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने तक अपने कार्यकाल में रहते हैं। संवैधानिक प्रावधान में संविधान में CJI की नियुक्ति की कोई निश्चित प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 124
1/1 में भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक प्रमुख न्यायाधीश होगा। अनुच्छेद 124/2 में सुप्रीम कोर्ट के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। सीजीआई की नियुक्ति का आधार परंपरा और वरिष्ठता पर निर्भर करता है। नियुक्ति की प्रक्रिया में सिफारिश कानून मंत्री द्वारा विदाई सीजीआई से सिफारिश मांगी जाती है। आमतौर पर देखा जाता है कि जो भी वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वो अपने उत्तराधिकार की जो है एक तरह से प्रस्तुति कर देता है या उसका नाम आगे बढ़ा देता है कानून मंत्री उससे जो है सलाह करता है। उसके अलावा परामर्श, यदि फिटनेस पर संदेह हो तो वरिष्ठ न्यायाधीशों से परामर्श किया जाता है। तीसरा है अनुमोदन। कानून मंत्री सिफारिश को प्रधानमंत्री को भेजते हैं तो प्रधानमंत्री के द्वारा उसका अनुमोदन किया जाता है। क्योंकि भारत में जो शक्ति है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका की वो सारी प्रधानमंत्री के निहित होती है। प्रधानमंत्री के ही नेतृत्व में सरकार चलती है। मंत्रिमंडल के जो निर्णय होते हैं वो संसद के द्वारा पारित होते हैं और उसको राष्ट्रपति अनुमोदित करता है। नाम राष्ट्रपति का होता है लेकिन काम सारा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का होता है, संसद का होता है। तो इसी तरह न्यायपालिका में जो मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश नियुक्त होते हैं वो प्रधानमंत्री, कानून मंत्री की सिफारिश पर और वरिष्ठ न्यायाधीशों की सिफारिश पर नियुक्त होते हैं। नियुक्ति प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देते हैं और राष्ट्रपति नए सीजीआई की नियुक्ति करते हैं। शपथ राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाता है जिसमें नए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाई जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की भूमिका और शक्तियाँ क्या हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश की कई भूमिकाएं हैं और शक्तियाँ जो भारतीय न्यायपालिका के कामकाज को महत्वपूर्ण बनाती हैं, जिसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अध्यक्षता करना। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें बहुत सारे केस होते हैं क्योंकि सबसे बड़ी न्यायपालिका का सबसे बड़ी संस्था है। इसमें बहुत सारे केस होते हैं। उन केसों को आवंटित करना, अलग अलग पैनल बनाना जजों का, कोई 3 जजों की खंडपीठ होती है, कोई 5 की होती है, कोई संविधान पीठ होती है जिसमें 7 जज होते हैं। तो उनका सारा गठन जो है मुख्य न्यायाधीश करता है। केसों का आवंटन करना, जनहित की सुनवाई जो विषय होते हैं वो इसको ध्यान रखता है। उसके अलावा जो सरकार के द्वारा कानूनों पे जो सलाह दी जाती है वो सीजीआई के द्वारा दी जाती है। संविधान की रक्षा का मुख्य दायित्व सुप्रीम कोर्ट का है और उसकी अध्यक्षता जो है सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा की जाती है। उच्चतम न्यायालय में विभिन्न पीठों के मामलों को आवंटित करना, न्यायाधीशों और अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों को पद की शपथ दिलाना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखना। तो ये सारे कार्य होते हैं। शक्तियाँ और कार्य, मास्टर ऑफ रोस्टर, बेंचों का गठन करना और मामलों का आवंटन करना। मुख्य न्यायाधीश का काम सारी सुप्रीम कोर्ट की सारी बेंचों का गठन करना और उसमें कौन सा जज कौन सी बेंच में सुनवाई करेगा इसका ध्यान सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा मुख्य न्यायाधीश के द्वारा रखा जाता है। न्यायिक नेतृत्व, न्यायिक नीतियाँ और न्याय शास्त्र का मार्गदर्शन करना। जो भी सरकार को कुछ कानून के बारे में जानकारी चाहिए या सलाह मशविरा चाहिए या राष्ट्रपति को किसी कानून के बारे में उसको सलाह मशविरा करनी है तो वो मुख्य न्यायाधीश का काम है। परामर्शी भूमिका, कानूनी और संवैधानिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना। प्रशासनिक अधिकार, अदालत के अधिकारियों को नियुक्त और न्यायालय के कामकाज की निगरानी करना। अदालत में जो भी कामकाज होता है या जिन बड़े पदों पे जो नियुक्तियां होती हैं वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा होती है। आपातकालीन भूमिका, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली होने पर राष्ट्रपति कर्तव्यों का निर्वहन भी करता है। आपातकालीन परिस्थिति में मान लें किसी समय राष्ट्रपति का पद रिक्त है और किसी कारणवश उपराष्ट्रपति का भी पद रिक्त है तो उसकी जगह जो है राष्ट्रपति की भूमिका में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आ जाते हैं। ये एक महत्वपूर्ण शक्ति है उनके पास आपातकालीन। और अगर राष्ट्रपति चयन होता है तो उसकी जो शपथ दिलवाता है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ही दी जाती है। अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई जज नियुक्त हो रहा है तो उसको राष्ट्रपति शपथ दिलवाएगा और अगर राष्ट्रपति शपथ नियुक्त हो रहा है तो उसकी शपथ जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। ये भी एक काम है।
न्यायाधीशों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियों में परामर्श एवं सीजेआई की नियुक्ति को छोड़कर, मतलब सीजीआई अपनी नियुक्ति को छोड़कर बाकी जो हाई कोर्ट हैं पूरे देश के अंदर, सभी राज्यों में लगभग एक एक हाई कोर्ट तो ही है, उनके जो न्यायाधीश होते हैं या उनके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्तियों में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाता है, उसका अनुमोदन लिया जाता है। तो ये भी काम है। तो ये सारे काम सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा होते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास विभिन्न प्रकार के रिट जारी करने, मामलों को सुनवाई करने, निर्णय लेने और भारत के अन्य न्यायालयों के निर्णयों की समीक्षा करने की भी शक्ति है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो जो PIL मतलब जनहित याचिकाएं दायर होती हैं उस पर सुनवाई करता है, या कोई ऐसा विषय आ जाता है जिसमें सरकारें कोई कदम उठा रही हैं या कोई जनहित का मुद्दा है तो उस पर वो स्वतः संज्ञान ले सकता है, सरकार को आदेश जारी कर सकता है। इसके अलावा अन्य न्यायालयों की जो हाई कोर्ट के जो कानून मतलब जिन पे फैसला होता है, हाई कोर्ट जिन मामलों में फैसला दे चुका होता है उसकी उन सभी मामलों की ये समीक्षा करते हैं, और अगर उसमें कुछ इनको गलत नज़र आता है या कुछ बदलाव की ज़रूरत होती है तो उसको ये बताते हैं। सीजीआई के हटाने की प्रक्रिया, ये तो इनके कार्य हो गए। सीजीआई के हटाने की प्रक्रिया वैसे ही है महाभियोग के द्वारा, जैसे राष्ट्रपति को हटाया जाता है या मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जाता है, तो वैसे ही न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के द्वारा संसद के 1/3 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पेश किया जाता है। इनको संसद के द्वारा महाभियोग लाकर हटाया जाता है, जिसमें 1/3 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। जांच समिति द्वारा आरोपों की जांच, उसके बाद एक जांच समिति का गठन होता है। जैसे अभी पिछले दिनों जस्टिस वर्मा जिनके घर में वो पैसा वैसा कुछ निकल आया था, तो उनके ऊपर संसद में महाभियोग चलाने की सिफारिश की गई और महाभियोग चलाया गया। तो वैसे जो है तो इनके ऊपर महाभियोग वैसे चलाया जाता है। जांच समिति गठित की जाती है, वो जांच करती है मामलों का और उसके बाद उसको लोकसभा में मतलब संसद में रखा जाता है और फिर उनको आगे करो। यदि दोष सिद्ध होता है तो संसद में प्रस्ताव पर मतदान होता है और मतदान जो है 2/3 बहुमत से पास होता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। 2/3 बहुमत से पारित होने पर राष्ट्रपति को हटाने की सिफारिश की जाती है और फिर राष्ट्रपति सीजीआई को हटा सकता है। अभी तक भारत में ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा है जिसमें किसी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए महाभियोग लाया गया हो, लेकिन ये प्रक्रिया है। अगर हटाने की जरूरत है, न्यायाधीशों को हटाया गया है कई बार, तो ये प्रक्रिया है। राष्ट्रपति के आदेश के न्यायाधीश को पदमुक्त होना पड़ता है। कार्यकाल और सेवानिवृत्ति, सीजीआई के कार्यकाल की कोई निश्चित अवधि नहीं है। यद्यपि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। मतलब वो ज़्यादातर सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो 62 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद ही होते हैं। मतलब किसी का काल 1.5 साल होता है, किसी का 2 साल होता है, किसी का 2.5 साल होता है। मतलब इससे ज़्यादा कार्यकाल नहीं होता है, क्योंकि वरिष्ठता क्रम में आते आते जो है और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते सुप्रीम मुख्य न्यायाधीश के पद पर पहुँचते पहुँचते उनकी इतनी उम्र हो जाती है तो उनके पास मतलब 1.5-2 साल 3 साल का समय होता है। तो 65 वर्ष की आयु तक वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश की न्यायिक सक्रियता भारत के मुख्य न्यायाधीश के सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक सक्रियता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। न्यायिक सक्रियता का न्यायिक दर्शन को संदर्भित करना, जहाँ न्यायाधीश मौलिक अधिकारों की रक्षा और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए कानून की व्याख्या और लागू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का काम लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। तो जहाँ पे भी मौलिक अधिकारों या मूल अधिकारों की हनन हो रहा है सरकारों के द्वारा, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का काम है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का काम है कि वो उनकी रक्षा करे और लोगों को न्याय दे। भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास नागरिकों और अधिकारियों को रक्षा के लिए न्यायिक सक्रियता का उपयोग करने और सरकार को जवाबदेही ठहराने की शक्ति है। न्यायिक सक्रियता का इस्तेमाल करने वाले कुछ ऐतिहासिक मामलों में जैसे विशाखा मामला, केशवानंद भारती मामला और सूचना का अधिकार मामला शामिल है। ये कई सारे मामले हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान के द्वारा सरकार को आदेश देकर इन सब मामलों में जो है फैसला दिया और सरकार को वो चीज़ मानना पड़ा। जैसे सूचना का अधिकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही सरकार के द्वारा लागू करवाया गया है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा सामना की जाने वाली कई चुनौतियां भी हैं। जैसे भारत के मुख्य न्यायाधीश को न्यायपालिका की स्वतंत्रता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए कई सारी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है, जिसमें समय पर न्याय सुनिश्चित करना। हमारे देश में इतने करोड़ों मुकदमे हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हैं, और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमों का इतना ज़्यादा भार है कि समय पर न्याय मिलना कठिन है, क्योंकि जजों की एक सीमित संख्या है और केस की सुनवाई लंबी लंबी चलती हैं, और कई से 10-10 साल तक केस चलते रहते हैं, उस पर फैसला नहीं आ पाता है। कभी जांच के द्वारा, कभी किसी तरह विलम्ब, किसी पार्टी द्वारा विलम्ब। तो इस तरह जो है समय पर जांच मतलब न्याय ना होना, ये एक बड़ी समस्या है। न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करना, न्यायालयों में इतने ज़्यादा लंबित मामले हैं कि उनको कैसे कम किया जाए, ये भी एक समस्या है। कानून के शासन को बनाए रखना और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, न्यायपालिका की निष्पक्षता और अखंडता को बनाए रखना, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के मुद्दों को संबोधित करना, ये कई सारे मुद्दे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनौती के रूप में है कि इसको कैसे ख़त्म किया जाए, मतलब भ्रष्टाचार को कैसे ख़त्म किया है। न्यायालयों में वकीलों की और जजों की जो नियुक्तियाँ होती हैं उसमें किसी तरह का भ्रष्टाचार ना हो, कोई भाई भतीजावाद ना हो, मतलब अपने लोगों को कैसे सेट किया जाए, ये भी एक समस्या है। समय पर न्याय न मिलना, लंबित मामलों को कैसे निपटाया जाए, ये कई सारी चीज़ें हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनौती है। मुख्य न्यायाधीश के उत्तराधिकार, भारत के मुख्य न्यायाधीश का उत्तराधिकार वरिष्ठता पर आधारित होता है और सर्वोच्च न्यायालय के अगले सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय न्यायपालिका की दिशा और न्यायिक सक्रियता के दृष्टिकोण को निर्धारित करती है। भारत के कुछ उल्लेखनीय मुख्य न्यायाधीश हुए हैं, जिसमें न्यायमूर्ति कुछ ऐसे फैसले दिए हैं जो युगांतरकारी हुए हैं, जो भारत के जनमानस पर प्रभाव डालने हुए हैं, जिसमें से कुछ हैं जैसे जनहित याचिका की अवधारणा पेश की न्यायमूर्ति PN भगवती, जिन्होंने जनहित जो PIL दायर होती है जनहित के मुद्दों पे, उसकी अवधारणा को PN भगवती ने, जस्टिस PN भगवती ने इसको अवधारणा को पेश किया था। उसके बाद न्यायमूर्ति GN वर्मा, जिन्होंने भारत में मानवाधिकार न्यायशास्त्र के विकास में योगदान दिया। उसी तरह जस्टिस RS लोढ़ा ने भारतीय क्रिकेट प्रशासन BCCI में भ्रष्टाचार को ख़त्म करने में भूमिका निभाई। तो ये कई सारे जज हैं जिन्होंने अलग अलग चीज़ों में अपनी भूमिका निर्धारित की है। भारतीय न्यायपालिका में भारत के मुख्य न्यायाधीशों का प्रमुख योगदान रहा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश भारतीय न्यायपालिका के विषय में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, जिसमें से जनहित याचिका PIL की अवधारणा का परिचय, भारत में मानवाधिकार न्यायशास्त्र की विकास करना, न्यायिक स्वीकृति और जवाबदेही को बढ़ावा देना और उपेक्षित समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, ये कई सारे मुद्दे हैं जिसमें भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करके इसको लागू किया है। तो भारत के चीफ जस्टिस की भारतीय न्याय प्रणाली में प्रमुख भूमिका है, सबसे प्रमुख वो अंग है, सबसे प्रभावशाली और सबसे शक्तिशाली पदों में से एक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। आज हमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में, उनकी नियुक्ति कैसी होती है, उनके कार्य क्या हैं, उनकी शक्तियाँ क्या हैं और चीफ जस्टिस के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ आती हैं, उसके बारे में बात की। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।